नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अपवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, और अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था विद्युत धारा और अपवाह वेग के मध्य संबंध। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और था, विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य संबंध। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपवाह वेग, अपवाह वेग व विभवांतर, विभवांतर के मध्य संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके पहले, इसे बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूंगा जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है डियर स्टूडेंट, वैसे तो ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का, लेकिन आपको इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी ये काम आएगा। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना आप, किसी आवेशित कण के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र या किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक फेराडे ने बताया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि कोई भी आवेशित कण है, माना ये धन आवेशित कण है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी दूसरा कण अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कोई दूसरा आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मैं आपको बता दूं कि जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और जो असमान आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखना, जो समान आवेश होते हैं उनमें तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अब देखो यहाँ पर ये कोई भी धन आवेशित कण है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा धन आवेशित कण आए, तो यह किसका अनुभव करेगा, यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्यों दूर धकेलेंगे? क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं। यदि ये दोनों माइनस माइनस होते तब भी इनमें प्रतिकर्षण बल होता। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि ये प्लस होता और ये माइनस होता तब इनमें क्या होता, आकर्षण होता, और ये माइनस और ये प्लस होता तब भी इनमें क्या होता, आकर्षण होता। यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक और चीज, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, कोई भी चालक है उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी कि E बराबर होता है V बाई एल के। E बराबर क्या होता है, V बाई एल, यानी कि चालक पर आरोपित विभवांतर और चालक की लंबाई का अनुपात विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है अपवाह वेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध। एक बात और डियर स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है यानी कि V बाई एल, तो विभवांतर का तो हो जाएगा वोल्ट और लंबाई का हो जाएगा मीटर, तो एसआई मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट पर मीटर। इसको भी आप ध्यान रखना।
तो जो अपना टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है अपवाह वेग व विभवांतर के मध्य संबंध। तो चूंकि चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है E बराबर V/L। और अपवाह वेग, अपवाह वेग यानी कि Vd बराबर क्या होता है, E टो अपॉन m। यही अपवाह वेग होता है। ये समीकरण नंबर 1, ये 2। तो समीकरण 2 में E का मान रखने पर, इस E का मान में कहाँ से रख दूंगा, यहां से रख दूंगा इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो समीकरण 2 में E का मान रखने पर, समीकरण 2 में यदि मैं E का मान रखूं तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, E टो अपॉन m। तो यहाँ है ही सही, E टो और m तो यहाँ है ही सही, इनटू E का मान क्या है, V/L हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, EV अपॉन ml टो हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं अपवाह वेग व विभवांतर के मध्य संबंध। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E टो ml और इंटू V आ जाएगा, यानी कि टो को आगे लिख दिया और V को पीछे लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट। यदि फर्स्ट बात, ये हमारा आंसर आ गया है। यह समीकरण जो है वो अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। यह समीकरण जो है वो अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है। एक बात और ध्यान देना आप, यदि चालक पर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश फिक्स होता है, यदि द्रव्यमान फिक्स है, लंबाई फिक्स है और दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय भी फिक्स है, यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये यदि स्थिरांक हो, इसको नियतांक लूं तो मैं Vd समानुपात क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्या लिया है, स्थिरांक लिया है। तो स्थिरांक और बराबर की जगह मैंने किसका चिन्ह लगा दिया, समानुपात का, और V वैसा का वैसा, यानी कि Vd समानुपात होता है V के। कहने का मतलब यह है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग चालक पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि अपवाह वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। जितना विभवांतर होगा उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। यही संबंध है अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। इसके बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, इसके बारे में स्टडी भी किया होगा और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ध्यान से सुने डियर स्टूडेंट। एक साइंटिस्ट थे जीएस ओम, नाम था उनका जीएस ओम। ठीक है डियर स्टूडेंट। उन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। और ओम जी जो है, यानी कि जीएस ओम साहब जो है, वो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बात करते हैं अपन ओम लॉ की, यानी कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं से मतलब, भौतिक अवस्थाओं से मतलब यानी कि उसका ताप, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है।
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि ये सब नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत है तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि जो धारा हो जाएगी, विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I समानुपात है V के, तो V समानुपात भी I हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं यदि ओपन करूं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है R। यहाँ पर क्या स्थिरांक आता है? जब समानुपात का चिन्ह को अपन खोलते हैं तो एक बराबर आता है और एक स्थिरांक आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ R समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि ये जो R है वो क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है जिसे अपन क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। ठीक है डियर स्टूडेंट, और जो प्रतिरोध होता है उसकी जो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, जिसे हम इस ओम से डिनोट करते हैं। जिससे हम किससे डिनोट करते हैं? ओम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन I आ जाएगा। R बराबर क्या आ गया यहाँ पर? V अपॉन I आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही ओम का नियम होता है। एक और बात मैं इसी में डिस्कस करना चाहूँगा आपको, क्योंकि I और V एक दूसरे के समानुपाती है तो इनके मध्य जो ग्राफ होता है डियर स्टूडेंट, इनके मध्य का जो ग्राफ होता है वह एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, I और V के मध्य यदि आरेख खींचे, ग्राफ बनाए, तो ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होते एक दूसरे के तो ग्राफ कर्व के रूप में आता, लेकिन यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लग रहा है तो ग्राफ भी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बात हो गई ओम के नियम की, यही ओम का नियम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। क्या है ओम के नियम की व्युत्पत्ति? यानी कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसको अपन बात करें, यानी कि अपन को जो ओम का नियम है V बराबर I R ये लेके आना है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये लेके आना है। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे करें? क्योंकि हम जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि, हाँ आप और हम दोनों जानते हैं, लेकिन आप एग्जाम में ये लाइन बिल्कुल ना लिखें कि हम जानते हैं कि, क्योंकि एग्जामिनर का उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर तो जानता ही है, उसमें आप उनको खुद में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आप चूंकि लगा के लिखें, वहां पर हम जानते हैं नहीं लिखें। चूंकि विद्युत धारा व अपवाह वेग के संबंध से, विद्युत धारा और अपवाह वेग के संबंध से क्या होता है डियर स्टूडेंट? विद्युत धारा और अपवाह वेग के मध्य संबंध I बराबर NEA
VD होता है, यही होता है डियर स्टूडेंट्स। और मैंने आपको धारा घनत्व के बारे में भी बताया था। धारा घनत्व क्या होती है? चूंकि धारा घनत्व, जो धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर होता है I/A, यही होता है। इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ये समीकरण 1, ये 2, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी इस 2 में जो I है उसका मान अपन यहाँ से रख दें, इस I की जगह ये अपन लिख देते हैं। तो I बराबर क्या हो जाए, तो J बराबर क्या हो जाएगा? I की जगह मैं क्या लिख दूं? NEAVD लिख दूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नीचे A जैसा का जैसा आ जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, तो J बराबर क्या बचा? NEVD बच गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अपन जानते हैं, यानी कि चूंकि अपवाह वेग, जो अपवाह वेग होता है VD, वो क्या होता है? E/τ/m होता है। ठीक है, ये समीकरण 3, ये समीकरण नंबर 4। यानी कि इस VD की जगह मैं क्या लिख दूं? E/τ/m लिख दूं। जो VD दे रखा है, इस VD का मान मैं कहाँ से लिख दूं? समीकरण नंबर 4 से लिख दूं। तो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, तो J बराबर क्या हो जाएगा? NE, तो जैसा का जैसा है, VD का मान लिखना है तो VD का मान ये रहा, तो मैं क्या लिख दूं? E/τ/m लिख देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो J बराबर क्या हो जाएगा? NE² τ/m/E। ठीक है डियर स्टूडेंट। NE/E² तो जैसा का जैसा, M भी जैसा का जैसा, और E यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें। ध्यान से देखने की बात यह है यहाँ पर कि यदि कोई भी धात्विक चालक है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है, चालक पर आवेश भी फिक्स होता है, टक्करों के बीच का समय तो भी फिक्स होता है, और द्रव्यमान भी फिक्स होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरी टर्म है, इसको मैं यदि नियतांक ले लूं, स्थिरांक ले लूं, तो क्या होगा? इसे NE² जो है वो नियतांक मान लिया जाए, तो इस नियतांक को ही पदार्थ की चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? NE²τ/m हो जाएगा। ये क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इस पूरे को स्थिरांक ले लिया है, और इस स्थिरांक और नियतांक को पदार्थ या चालक की चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो इस पूरे की जगह NE²τ/m की जगह में क्या लिख दूं? सिग्मा लिख दूं। तो समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। तो समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 5 की मैं बात करूं, तो J बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा E हो जाएगा। J तो जैसा का जैसा है, इसकी जगह मैंने सिग्मा लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ये सिग्मा लिख दिया यहाँ से, और E जैसा का जैसा है। और चूंकि अपन जानते हैं J बराबर होता है I/A, यानी कि धारा घनत्व क्या होता है? I/A, और E भी मैंने आपको बता दिया, E होता है V/L। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये समीकरण 6, ये समीकरण 7। तो J यहाँ से, J जो है वो यहाँ से रख देंगे अपन, E यहाँ से रख देंगे। तो समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से J का मान में रखूं यहाँ पर I/A, सिग्मा जैसा का जैसा, और E V/L यहाँ पर है। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसे अपन यदि वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर दे अपन इसको, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा V/A बराबर LI आ जाएगा। ये तीनों इधर गुणा हो जाएंगे, ये दोनों इधर गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं V बराबर ऐसे लिख सकता हूं, LI/सिग्मा A। V बराबर क्या लिख दूं मैं? LI/सिग्मा A। ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या, अब चलते हैं अपन आगे इसके।
तो देखो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को, यानी कि जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/सिग्मा L/A/I। इस तरीके से भी मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, 1/सिग्मा L/A और I हो जाएगा। तो चूंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो सिग्मा है ये होती है पदार्थ या चालक पदार्थ, पदार्थ की चालकता या चालक की चालकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से जो 1/सिग्मा है ये होता है रो। ठीक है, और इसे बोलते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता। इसे क्या बोलते हैं? पदार्थ की प्रतिरोधकता या चालक की प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यानी कि जो 1/सिग्मा होता है वो क्या होता है? रो होता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ये है, सिग्मा तो है चालकता और रो है प्रतिरोधकता। यानी कि चालकता का जो व्युत्क्रम होता है वो प्रतिरोधकता होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा का सिग्मा का मान यहाँ से अपने पास NE² टो अपॉन M। ठीक है, ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा? NE² टो हो जाएगा। यानी कि ये पूरा मान किसका हो जाएगा? रो का हो जाएगा। यानी कि रो बराबर होता है 1/सिग्मा या M/NE² टो। ठीक है, तो अपनी जो समीकरण आई है, समीकरण जो भी आई, इसमें अपन 1/रो की जगह क्या, 1/सिग्मा की जगह रो लिख देते हैं। तो V बराबर रो LA अपॉन आई, रो L/A/I हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि रो L/A यानी कि ये जो तीनों हैं रो L/A, ये तीनों यदि स्थिरांक को, पदार्थ की प्रतिरोधकता फिक्स होती है, अलग अलग धात्विक चालक की प्रतिरोधकताएं फिक्स होती है, यदि लंबाई भी फिक्स हो चालक की और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी फिक्स हो, तो ये जो रो L/A है इसको, रो L/A को नियतांक R लेने पर, इसको यदि R ले लिया जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो L/A। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? V बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? RI या V बराबर IR। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि V समानुपात I, यही तो ओम का नियम है। यानी कि ये जो स्थिरांक है बराबर है, उसकी जगह किसका चिन्ह आ गया? समानुपात का। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V समानुपाती है धारा के। इसी को ओम का नियम कहते हैं। इस प्रकार से ओम के नियम की व्युत्पत्ति होती है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।